हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज भी मैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर के आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया है आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। यानी नासा के अकॉर्डिंग सूर्य के बाद पृथ्वी के पास में सबसे निकटतम तारा जो है कौन सा है। अल्फा सेंचुरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर सीरियस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के निकटतम है सूर्य के बाद। तो आपको याद रखना है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सबसे ज़्यादा पास में पृथ्वी के, अगर हम बात की करें सूर्य के बाद की। ठीक है, आप पहली बात आप याद रखिए, इसमें से एक ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो सकता था। कौन सा? अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी तारा है ही नहीं। अल्फा सेंचुरी क्या है? तारा व्यवस्था है। तो एक ऑप्शन आप इसका पहले एलिमिनेट कर सकते थे। अब उसके बाद 3 आते हैं, अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सीरियस, जिसमें कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। और अगर हम बात करें कि इसमें डिस्टेंस कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी से 4.25 कितना, यह पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष क्या है, दूर है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। यानी सबसे अधिक चमकीले ग्रह की बात इसमें पूछी गई है, शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि बोला गया है कि चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र जो है वो सबसे, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है तब भी आप शुक्र को ही लगाएंगे, और अगर आपसे पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तब भी आप शुक्र को ही लगाएंगे। अगर आपसे लाल ग्रह पूछता है तो आप किसको लगाते हैं, मंगल ग्रह को लगाते हैं। लाल ग्रह किस वजह से उसको लाल कहा जाता है मंगल ग्रह को, तो वो भी है मैंने आपको बताया था कि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और शुक्र ग्रह क्या है, सबसे चमकीला ग्रह। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहे शुक्र के बारे में और भी फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी पृथ्वी जो है कैसे पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आपसे पूछा है। आपसे शेप पूछा है, क्षैतिज तरीके से, लंब रूप तरीके से, गोलाकार तरीके से या फिर अंडाकार तरीके से। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है, अंडाकार तरीके से। कैसे? अंडाकार, यानी ओवल शेप में करती है। किसमें? ओवल शेप में, या फिर कहीं कहीं हमें दिखने को मिलता है एलिप्टिकल। क्या मिलता है? एलिप्टिकल शेप मिलता है। तो एलिप्टिकल शेप में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाने को कहते क्या है, तो आपको याद रखना है भू परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा करती है उस चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उसे हम भू परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो वो भी आप याद रखिए कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 365 दिन, 6 घंटे और लगभग 9 मिनट का समय लगता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, सौर दिवस भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है बहुत ही अच्छा है। बोला है आपसे कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना होता है। क्या पूछा है आपसे? पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो कितना होता है। 5,999 किलोमीटर, 6,990 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर या फिर 9,066 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि इन चारों डाटा में से ऐसा कौन सा डाटा है जो कि पृथ्वी के अर्धव्यास को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, लगभग 6,371 किलोमीटर है। ठीक है, और ये किसके द्वारा क्लेरिफाइड है, तो ये नासा ने क्लेरिफाइड किया हुआ है। ठीक है, ये किसने क्लेरिफाइड किया है, नासा ने क्लेरिफाइड किया हुआ है। और अगर हम बात करें कि जो इसका अर्धव्यास है वो अगर एग्जैक्ट की बात करें कि कितना है, तो आप कह सकते हैं, ये देखिए इसका ये माध्य अर्धव्यास था। क्या था? इसका माध्य अर्धव्यास था। और अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विषुवतीय अर्धव्यास कितना है, तो विषुवतीय अर्धव्यास जब पूछेगा तो आप लिखेंगे 6,378.137 किलोमीटर। ये क्या है? ये विषुवतीय अर्धव्यास है। और ये जो आपका दिया हुआ है ये आपसे माध्य बृहद माध्य अर्धव्यास पूछा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। कर्क रेखा जो है देश के नाम दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। भारत और ईरान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान या फिर ईरान और इराक से गमन करती है। अब आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। भारत से भी कर्क रेखा गमन करती है, सऊदी अरब से भी करती है। ऑप्शन ए में भारत तो था लेकिन ईरान था, और ईरान से जो है कर्क रेखा गमन नहीं करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब। अगर हम बात करें कर्क रेखा की वैल्यू की, कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो आपको याद रखना है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और अगर हम बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही बढ़िया है ये भी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां से भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन गुजरती है। ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया या फिर वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके अलावा वो और किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो आप याद रखिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और प्रिंसिप। इस तरीके से जो है वो लगभग 13 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा। एंड अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे कि भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तब आप किसी भी ऑप्शन में इसके फंसेंगे नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले हम आपको जो एक बहुत ही अच्छी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो है अनअकैडमी की। अनअकैडमी जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको यूपी पीएससी और यूपी SSSC कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अनअकैडमी आपके लिए जितने बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सकता है, उतनी बेहतरीन तरीके से आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ लेकर आता है। इसकी सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या होती है कि इसमें आप एनी टाइम एनीवेयर, यानी आप कहीं भी कभी भी अपनी क्लासेस लाइव और रिकॉर्ड सेशन में देख सकते हैं। आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। साथ ही साथ आपके पास में मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, स्टडी मटेरियल आपका PDF फॉर्मेट में होता है। मीन की जितने तरीके से आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाया जा सके वैसे होता है। अगर आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो इसकी जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही जल्दी हाइक होने वाले हैं, मीन्स बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए। आपने अगर अनअकैडमी के लिए अपना मन बनाया है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का, तो जल्दी ही जाकर के सब्सक्रिप्शन लीजिए। एंड सब्सक्रिप्शन लेते वक्त हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जैसे ही हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज़ करते हैं आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके आगे अनअकैडमी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे बहुत ही कम फीस में कॉम्बो ऑफर्स हो गए, GS1 के स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह हो गए, जो भी आपके लेखपाल बैच के लिए मॉक टेस्ट होते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। तो अब भी अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड अगर हम बात करें इसकी फ़ी क्राइटेरिया की, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देखिए अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं इसमें, तो आपकी 9350 का जो कोड है वो सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करने से 8415 रुपये की हो जाएगी। इतनी कम फीस में आपको इतनी बेहतरीन तरीके से वहाँ पर तैयारी की जाएगी। तो वहाँ पर बिल्कुल भी आप जो है अनअकैडमी को इग्नोर मत करिए। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, हमारे रेफरल कोड को यूज़ करिए एंड अपनी तैयारी को और भी अच्छी बनाइए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने
डैश यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां जो हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव होने पर जो सिकुड़न होती है उससे जो लंबवत घाटियां बन गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। रिड्जस, रेंजस, क्रेटर या फिर दून्स। तो आपको याद रखना है कि ऐसी लंबवत घाटियां को हम क्या कहते हैं, दून्स कहते हैं। दून्स जो होता है कहीं कहीं आपको ऑप्शन में इसकी इंग्लिश देखने को मिलेगी DUNS, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। दून्स जो है वो यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि डैश प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यानी यूरेशियाई प्लेट को या फिर भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, टेथिस सागर या गोंडवाना भूमि, इन चारों में से किस ऑप्शन की बात की गई ये आपको बताना है। तो आप याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना भूमि, क्योंकि गोंडवाना भूमि जो है वो प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप या जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कह सकते हैं पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना भूमि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में या फिर नॉर्वे सागर में। तो आपको याद रखना है कि यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र जिसे डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी सागर में स्थित है। यूरोप का डॉगरी मछुआरी क्षेत्र कौन सा, डॉगर बैंक। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, उत्तरी सागर में स्थित है। इंग्लिश चैनल की अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश चैनल कहाँ पर पड़ता है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। कहाँ पे, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है क्या, इंग्लिश चैनल स्थित है। और अगर हम उत्तरी सागर की बात करें तो उत्तरी सागर आपका नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि के मध्य स्थित है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो आप याद रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी सागर, जहाँ पर डॉगर बैंक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। नैरोबी में, हैदराबाद में, मनीला में या फिर इथियोपिया में। अगर इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनीला में। कहाँ पर, मनीला में स्थित है। और ये मनीला क्या है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। क्या है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और यहीं पर क्या स्थित है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1960 में की गई थी। हाँ, आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बताया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हम भी देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि किसके किसके राइट आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, असंगत मिलान खोजें। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी क्या ब्लू व्हेल है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील है या फिर दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो कि बांग्लादेश और भारत में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर झील नहीं है। ठीक है, दुनिया में सबसे गहरी झील जो है वो सुपीरियर झील नहीं है, बल्कि कौन सी झील सबसे गहरी है, तो वो भी आप याद रखिए, रूस की बैकाल झील। कौन सी, रूस की बैकाल झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो इसमें हमें असंगत ढूंढना था, यानी गलत ढूंढना था, तो हमने ढूंढ लिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील ना होकर के कौन है, रूस की बैकाल झील है। ओके, आई होप कि आपका ये आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। बात करें अगर हम जावा ट्रेंच की, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर पैसिफिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रसिद्ध जावा ट्रेंच है उसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है सुंडा गर्त। क्या पूछ लेता है, सुंडा गर्त। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये तो बताया ही नहीं गया है, क्योंकि सुंडा गर्त या जावा ट्रेंच एक ही का नाम है। अब आपसे पूछा है जावा ट्रेंच है कहाँ, तो जावा ट्रेंच हिंद महासागर में। कहाँ पर है, जावा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन में जावा ट्रेंच कहता है तब भी आप हिंद महासागर लगाइएगा। अगर आपके क्वेश्चन में मे बी सुंडा गर्त आ जाता है तो भी आप ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर को ही टिक करिएगा। ठीक है, दोनों एक ही का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि
चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है, ये आपसे पूछा है। 1/3वां भाग, 1/4वां भाग, 1/5वां भाग या फिर 1/6वां भाग। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग कितना ज़्यादा है, तो ये 1/4वां, कितना, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना है, 1/4वां है। यानी अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये बात भी आप जानते हैं। और ये सौरमंडल की यानी पूरे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, और चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4वां भाग है। ठीक है, तो आई होप कि इसका आंसर आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। गैलरेस ज्वालामुखी आपसे पूछा है कि किस देश में स्थित है, कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या फिर हवाई। तो आपको याद रखना है कि गैलरेस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 कोलंबिया में। गैलरेस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माउंट एटना। माउंट एटना यूरोप, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। माउंट एटना आपसे पूछा है कहाँ पर स्थित है, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस या फिर इटली। तो ये इसका आंसर तो आई होप शायद सबको पता होगा कि माउंट एटना कहाँ, किस देश में स्थित है, इटली में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली के सिसिली द्वीप पर, कौन से द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, और जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो माउंट एटना की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 3350 मीटर। कितनी है, 3350 मीटर है। और किस देश में स्थित है माउंट एटना, इटली में। और कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। द्वीप की बात करेगा तो याद रखिएगा सिसिली द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी या फिर बाढ़ बेसाल्ट प्रांत। तो आपको याद रखना है कि हवाई ज्वालामुखी जो है वो ढाल ज्वालामुखी है। ठीक है, कैसा ज्वालामुखी है, हवाई ज्वालामुखी, ढाल ज्वालामुखी। हवाई द्वीप पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी जो है वो से ढाल ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। ये सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल होता है। तरल लावा के उद्गम के कारण जो है इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी धीरे हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। कौन सा ऐसा जीवित पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, हॉर्नबिल, गल, बी हमिंग बर्ड या फिर कठफोड़वा। तो आपको याद रखना है कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, बी हमिंग बर्ड, ये ऐसा जीवित पक्षी है विश्व का जो कि सबसे छोटा अंडा देता है। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 2 इंच होती है। कितनी होती है, लगभग 2 इंच होती है। अब आप समझ सकते हैं कितना छोटा जीव है ये। तो ये जो है सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ की आपसे बात पूछा है, क्या है, पर्वत श्रृंखला है, प्रवाल रचना है, ज्वारीय भित्ति है या फिर मानव निर्मित दीवार है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, प्रवाल रचना है। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रचना है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, प्रशांत महासागर में ये पड़ता है। और अगर आपसे कॉन्टिनेंट पूछेगा तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कही जाती है। और अगर हम इसके एरिया की बात कर लें तो ये लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में, 3,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये मूंगे की चट्टान के नाम से प्रसिद्ध है, क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कैसा है, ये प्रवाल रचना वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम बात करें पूर्वी अंटार्कटिका में तो इसका जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड कहाँ तक गया है, ये आपसे पूछा है। -53.2 डिग्री सेल्सियस, -83.2 डिग्री सेल्सियस, -93.2 डिग्री सेल्सियस या फिर -95.2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है, -93.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो तापमान है ये कब रिकॉर्ड किया गया था, ये 10 अगस्त 2010 का रिकॉर्ड है। कब का है, ये 10 अगस्त 2010 का रिकॉर्ड है। हालांकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब लगभग 10 से 12 साल, बट ये लास्ट
लास्ट टाइम इसी टाइम रिकॉर्ड हुआ था। अगर अपडेट हुआ होगा तो आप एक बार इसको चेक ज़रूर करिएगा कि 2010 के बाद इसका रिकॉर्ड फिर से बनाया गया है अभी कि नहीं बनाया गया, चेक किया गया है नहीं चेक किया गया। बाकी अब इसका 2010 के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -93.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है, चूना पत्थर, कोबाल्ट, बलुआ पत्थर या फिर ब्रोमीन। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो समुद्री जल से निकाला गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में ही पाया जाता है। इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज सबसे पहले 1826 में हुई थी। किसकी, ब्रोमीन की। और किसने की थी, एजे बलार्ड ने की थी। किसने की थी, एजे बलार्ड ने की थी। और ये किस ग्रुप का तत्व है, तो ये भी आप याद रखिए, ये हैलोजन ग्रुप का तत्व है। किस ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास या फिर तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो आपको याद रखना है 2012 से 2017 वाले पंचवर्षीय योजना को कौन सा पंचवर्षीय योजना बोला गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था, 1965 से 1970, 1965 से 1980, 1967 से 1978 या फिर 1967 से 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1967 से 1990। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब थी, तो वो भी सन आप याद रखिए, 1966 में इसकी शुरुआत हो गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार हरित क्रांति 1967 से 1980 या फिर 1990 तक जो है चली थी। और इसका राइट आंसर इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1967 से 1990। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो किसे माने जाते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों का, गेहूँ की उच्च उत्पादक बीजों का विकास किया था। और अगर हम विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन E बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अवमूल्यन का अर्थ क्या है। अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो अवमूल्यन का मतलब होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ये अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका के साथ ऐसा हुआ था कि उसका जो उसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था। अभी करंट का ये क्वेश्चन था। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपसे पूछा है, 4, 5, 6 या फिर 8। तो आप याद रखिए कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो और आपको ये बताना है कि वाणिज्यिक बैंकों में कितने बैंकों का हुआ था। तो आपने आंसर इसका याद कर लिया, कितना, 6 बैंक। 15 अप्रैल 1980 में, कब, 15 अप्रैल 1980 में सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों को शामिल किया था। यानी पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वाणिज्यिक बैंकों का वो 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में। फिर दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1980 में हुआ था। ठीक है, तो इसी 1980 वाले की आपसे बात पूछा है कि कितने बैंकों का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नाबार्ड। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है ये आपको बताना है, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप वो भी याद रखिए, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और ये जो बैंक है ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सिक्किम को छोड़ करके सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक उपस्थित हैं और सिक्किम में जो है कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये राज्य ना होकर के, क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन में राज्य की ना होकर के ये क्या बन चुका है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यानी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आप कंफर्म रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा है कि किस वर्ष में हुई थी, 1941, 1940, 1937 या फिर 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कभी कभी आपसे जो है इसके राष्ट्रीयकरण की बात पूछ लेता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ओके, एंड इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो मुंबई में स्थित है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन कोलकाता के बाद इसके मुख्यालय को 1937 में कहाँ मूव करा दिया गया था? मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एंड ये हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। सीमा शुल्क से, बिक्री कर से, आय कर से या फिर उत्पाद शुल्क। तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। ठीक है, और ये थे आपके ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन। ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों ही इसमें मिक्स थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप अभी हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हम आपको आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है हम उसे वहाँ पर भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू।